अस्सलाम वालेकुम क्लास। आप लोगों की लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.2 तक काम हुआ था। अब एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट याद करने समझने हैं, तो वो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर जितने भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट मैं डिस्कस करूंगा वो आगे चल के कुछ बेसिक हैं, कुछ आपके किताब में भी डिस्कस किए गए, तो आगे चल के सारे इस्तेमाल हो रहे होंगे आपकी अगली एक्सरसाइजेस के अंदर। तो बहरहाल जितना भी काम अब तक हमने कर लिया वो आपके पास प्रॉपर फेयर नोट हुआ होगा रजिस्टर में। प्रॉपरली आपने कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करके उसको यहाँ क्लास में अपने दिमाग को लेके आए होंगे। और अब यहाँ से आगे जितना भी हम पढ़ेंगे वो स्पीड में पढ़ेंगे, थोड़ा एडवांस लेवल होगा। अब तक बहुत बिगिनर्स लेवल पे थे हम, अब तक हम बहुत लो लेवल पे पढ़ रहे थे। अब हमें स्लोली एंड ग्रेजुअली अपना लेवल इंक्रीज करना है। अब एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि उसके अंदर रेडिकल्स रेडिकेंड ये सारी चीजें डिस्कस करनी है, तो 1.3 और 1.4 एक्सरसाइज से पहले मैं आपको कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन समझा रहा हूँ। वो थ्योरेटिकल पोर्शन आपको अपने रजिस्टर में प्रॉपर जिस तरह कहूंगा उसी तरीके से नोट करना है, ज्यादातर आपका होमवर्क ही होगा। मैंने वो कॉन्सेप्ट आपको समझाने ताकि जब हम एक्सरसाइज पे आए तो आप बगैर किसी मुश्किल के बहुत आसानी के साथ सारे सवाल को खुद ही कर लें। वरना हर सवाल में मुझे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट समझाना पड़ेगा, रेडिकल क्या होता है, रेडिकेंड क्या होता है, तो वो पहले हम सारी थ्योरी अभी इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमारा टॉपिक है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में आपने काम किस तरीके से करना है आपको मैं फॉर एग्जांपल एक करके सही से बता रहा हूँ कि आपने सबसे पहले लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की हेडिंग डाली। फिर उसके बाद ये पहला लॉ अभी मैं समझा रहा हूँ, इसको आप अपनी मर्जी से नाम दे दें। फॉर एग्जांपल मैं इसको नाम दे रहा हूँ जीरो पावर का। अब आपने 3 से 4 लाइनें छोड़नी है, उसमें आपने इसकी अपनी जुबान में जो आपको समझ आता है उसको एज इट इज अपने दिमाग से लिख देना है। यहाँ कोई रटना नहीं है, ये आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाना कि ये बताएं ये इस लॉ के क्या डेफिनेशन होगी। ये आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करते हुए खुद अपनी आसानी के लिए लिखना है, ताकि कल को जब रिवाइज कर रहे हो, रिकॉल कर रहे हो अपने इस टॉपिक को, तो आपको पता हो कि इसमें आपने सीखा क्या था। तो अपनी जुबान में जो समझ आता है आपने डिफाइन करना है। फिर आपको मैं अभी बताऊंगा कि फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर, कोई भी वेरिएबल जिसकी पावर 0 होगी वो हमेशा 1 के बराबर होगा। ये आपका लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। ये आपका एक लॉ है कि कोई भी आप नंबर ले लें, कोई भी आप वेरिएबल ले लें, एक्स वाई जेड 1 2 3 4 कुछ भी, अगर इनकी पावर 0 आ गई तो इसका मतलब उसका जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 1। अब आपने एग्जाम्पल की हेडिंग डालनी है। एग्जाम्पल 2 मैं आपको करवाऊंगा, 2 आपने खुद करनी है। अब एग्जाम्पल आप किस तरह से दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप 1 की पावर 0 ले लें, 1 के बराबर होता है। आप 0 की पावर 0 ले लें, 1 के बराबर होगा। तीसरी और चौथी मैं लिखवा रहा हूँ, लेकिन आगे चल के आपने खुद करना है। आप कोई भी नंबर ले लें, फॉर एग्जाम्पल 2021 चल रहा है, इसकी पावर 0 ले लें, ये भी 1 के बराबर होगा। आप अपनी एज लिख दें, फॉर एग्जाम्पल आप 13 साल के या 14 साल के, जो भी आपकी एज है, उसकी पावर 0 कर दें तो वो भी 1 के बराबर होगा। तो कोई भी आपके पास नंबर, कोई भी वेरिएबल, मैंने वेरिएबल यहाँ पर नहीं लिखा, आप एक्स की पावर 0 ले लें, वाई की पावर 0 ले लें, वो सारी वैल्यूज बराबर होंगी 1 के। आपने क्या करना है, अपने रजिस्टर के अंदर हेडिंग डालनी है, डेफिनेशन के लिए 3 4 लाइनें छोड़नी है, जिसमें आप 1 या 2 3 लाइनों में आप अपनी डिफाइन खुद करेंगे अपने लिहाज से। कोई यहाँ पर आपकी वोकैबुलरी चेक नहीं कर रहा, कोई यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं निकाल रहा, जो समझ आ रहा है, लेकिन इंग्लिश में, क्योंकि आपने पेपर अंग्रेजी में देना है तो आपने इंग्लिश में लिखना है। उसके बाद आपने जो लॉ है इटसेल्फ वो लिखा, फिर एग्जाम्पल की सब हेडिंग डाली, और 4 एग्जाम्पल देनी है। 2 हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे या चारों आपको होमवर्क करनी होंगी। ठीक है, तो ये आपका तरीकेकार है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को लिखने का। फॉर एग्जाम्पल 0 पावर में हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि एनी नंबर और वेरिएबल whose पावर और एक्सपोनेंट इज इक्वल टू 0, द टोटल रिजल्ट विल आल्सो बी इक्वल टू 1, या द टोटल रिजल्ट विल बी इक्वल टू 1। तो आप अपनी जुबान में जैसे आपको समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट, वो आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब इसी तरीके से आपके पास दूसरा लॉ है कि कोई भी आपके पास वेरिएबल या नंबर हो, अगर उसकी पावर नेगेटिव में है तो आप उसका रेसिप्रोकल ले लें, आप उसको 1 अपॉन में लिख लें। तो जब आप अपनी वैल्यू को रेसिप्रोकल में लिखेंगे, रेसिप्रोकेट करेंगे, तो जो पावर होगी वो नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आपका सेकंड लॉ ये कहता है, फॉर एग्जांपल कि मेरे पास 5 की पावर अगर -2 है
तो उसको मैं 1/5 की पावर +2 में लिख सकता हूँ। अगर कोई भी वेरिएबल लेट्स सपोज x मेरे पास है, उसकी पावर -4 है, तो वो 1/x की पावर +4 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब भी आप अपनी वैल्यू को शिफ्ट करेंगे फ्रॉम न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर या फ्रॉम डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर, तो जब भी आप शिफ्ट करेंगे फ्रॉम न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर पे जाएंगे, तो आपके जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। इस लॉ का मतलब ये है। अब अगर यहाँ पर पॉजिटिव है होता तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाता। अब क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो मकसद समझाने का ये है कि आपके पास जो भी वैल्यू होगी, अगर आप उसको उलट दें, उसे आप न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर पे ले जाएं, तो आपकी पावर जो है उसका साइन चेंज हो जाता है। पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। ये बात क्लियर है? अच्छा, आपके पास तीसरा लॉ है, तरीकेकार वही, आपने हेडिंग खुद डालनी है, डेफिनेशन खुद देनी है। तीसरा लॉ आपके पास कहता है, उसी लॉ को मैंने एक और नए तरीके से लिख दिया है कि अगर मेरे पास a की पावर -n है और मैं इसको 1/a की पावर होल +n लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि अगर आपको पिछला वाला याद हो तो आपके पास 1/a की पावर +n था, और 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही रहता है। वो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में इंक्लूड नहीं कर रहा, हालांकि ये भी एक लॉ ही है कि 1 की कोई भी पावर हो, x y z a b c 1 2 3 4 1000 जो भी आप ले लें, 1 की कुछ भी पावर हो वो 1 ही रहेगा। तो अगर मेरे पास 1/a की पावर +n है, मैं इसको 1/+n पावर और a+n इस तरह से लिख के होल पावर इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैं आगे लॉ प्रॉपर लिखवाऊंगा, ये भी एक लॉ है। तो हम छोटे से छोटी बात को भी लॉ बना के यहाँ पर पढ़ रहे हो। तो आपके पास फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर 5 की पावर -3 है, मैं इसको 1/5 की पावर +3 लिख सकता हूँ। मेरे पास y की पावर 2 है माइनस में, तो मैं इसको 1/y की पावर +2 लिख सकता हूँ। वही जो पीछे लॉ था उसी को हमने एक नया लॉ बना दिया। अब चौथे लॉ के ऊपर अगर बात करें तो आपके पास इस लॉ में कहा गया है कि आपके कोई भी वैल्यू है, अगर उसकी बेस नेगेटिव है और पावर इवन नंबर है, तो आपकी बेस नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी और आपके पास जो पावर है वो इटसेल्फ इवन नंबर ही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर कोई नंबर है -3, इसकी पावर 2 है, तो ये +3 की पावर 2 हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? -3 की पावर 2 का मतलब -3 अपने आप से 2 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये माइनस माइनस प्लस कन्वर्ट हो गया, 3 की पावर 1 + 3 की पावर 1। ठीक है, तो आगे 1 + 1 2 हो जाता है। तो पावर जब भी मल्टीप्लाई होती है तो ऐड हो जाती है। वो आगे एक और लॉ मैंने लिखवाना है। तो ये सारे लॉज जब एक साथ आप इकट्ठा पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि यहाँ हो क्या रहा है। एक और एग्जांपल अगर लूं, मेरे पास -9 है, इसकी पावर अगर इवन 4 है फॉर एग्जांपल, तो +9 की पावर 4। सिमिलरली आप इसको किसी भी वेरिएबल के लिए भी लिख सकते हैं। और इसी से मिलता जुलता पांचवा लॉ आपको मैं करवा रहा हूं, जिसके अंदर आपके पास अगर नेगेटिव बेस है लेकिन ऑड पावर है, तो आपका जो माइनस साइन है वो माइनस ही रहता है और पावर एज इट इज उसके ऊपर ऑड नंबर पे लिख दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास यहाँ पर इसी को उल्टा कर लेते हैं, -3 की पावर अब ऑड आ जाए 3, तो ये माइनस एज इट इज बाहर आएगा और 3 के पर पावर हम एज इट इज लिख देंगे। इसी तरीके से अगर मेरे पास है -7 की पावर फॉर एग्जांपल 5, तो माइनस बाहर आएगा, 7 की पावर 5 एज इट इज उसके ऊपर लिख दी जाएगी। तो ये आपके पास कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है। क्लियर है यहाँ तक? अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट किए थे, मैं जल्दी से एक दफा रिकॉल कर देता हूँ। 5 लॉज हमने पढ़े थे। तो कल की क्लास में हमने ये सारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट किए थे। इसको जल्दी से एक दफा मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। आपके पास पहला लॉ कह रहा था कि अगर कोई भी आप नंबर या वेरिएबल लें, उसकी पावर 0 होगी तो वो हमेशा 1 के बराबर देगा रिजल्ट। दूसरा लॉ हमने पढ़ा था कि कोई भी आपके पास वेरिएबल या नंबर है, अगर उसकी पावर नेगेटिव है तो आप उसका उलट कर लें, आप उसको रेसिप्रोकल कर लें, तो 1 करने के बाद आपके पास उसकी पावर कन्वर्ट हो जाती है। अगर नेगेटिव है तो प्लस पॉजिटिव, और अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाती है। सेम आपके पास, क्योंकि इससे मिलता जुलता तीसरा लॉ मैंने यहाँ पर बनाया है
तो दोनों एक जैसे ही है, इसलिए यहाँ पर डिस्कस हो रहा है। ऑल दो इसके अंदर और भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जब आप इसी एक्सप्लेनेशन में देखेंगे तो अप्लाई हो रहे हैं, वो आगे आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें आपने सीखा था कि किसी भी वेरिएबल या नंबर की पावर अगर नेगेटिव है, आप उसको रेसिप्रोकल करके होल पावर प्लस में कर सकते हैं, क्योंकि 1 की पावर कोई भी हो वो 1 ही रहेगा। चौथा लॉ हमने पढ़ा था कि नेगेटिव बेस अगर कोई है, फॉर एग्जाम्पल -2 -3 कोई भी -x y z कुछ भी, उसकी अगर पावर इवन नंबर है 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। और जो भी आपके पास बेस था 2 4 या आपके पास x y z कुछ भी, वो उसके ऊपर आप एज इट इज पावर लिख देते हैं जो इवन नंबर आपके पास होता है। इसी से मिलता जुलता अगर आपके पास कोई नेगेटिव बेस है, उसकी पावर ऑड नंबर है, तो नेगेटिव साइन नेगेटिव वायर एज इट इज आ जाता है, वो चेंज नहीं होता। और जो आपके पास वेरिएबल या नंबर कुछ भी था उसके ऊपर आप वो ऑड नंबर पावर लिख देते। तो यहाँ तक आपने कल की क्लास में पढ़ा। अब छठे लॉ के लिए आपने इसी तरीके से जिस तरह ये किए वैसे ही काम करना है, मैं नहीं करवाऊंगा क्वेश्चन। आपने हेडिंग आपने खुद डालनी है, हेडिंग आपने अपने जहन से खुद सोचनी है कि इसकी क्या होगी, आपने डिफाइन खुद करना है उस लॉ को। लॉ क्या कहता है कि कोई भी अगर आपके पास नंबर या वेरिएबल लिखा होगा, कोई भी XYZ ABCD 1 2 3 4 कुछ भी, अगर वो एज इट इज लिखा हुआ है तो इट मीन्स के उसकी पावर 1 है। ठीक है, आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया नहीं जाएगा कि अगर मेरे पास सिर्फ 2 लिखा है तो 2 की पावर 1 होगी। इट इज अंडरस्टूड, ये आपका लॉ कहता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एग्जाम्पल की हेडिंग डाल के एक दे रहा हूं कि 30 की पावर कुछ नहीं लिखी, तो इसका मतलब ये है कि 30 की पावर 1 होगी। एक और एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मेरे पास सिर्फ x लिखा हुआ है, इट मीन्स x की पावर 1 है। तो कोई भी नंबर या वेरिएबल आपके पास अगर गिवन होगा और उसके ऊपर कोई पावर मेंशन नहीं की हुई, तो इट मीन्स कि उसकी पावर 1 होगी। दिस इज द यूनिवर्सल और बेसिक लॉ। ये आपके पास छठा लॉ था। अब सेवेंथ लॉ तरीकेकार वही, हेडिंग आपने खुद सोचनी है, खुद बनानी है, हर बच्चे की डिफरेंट हो सकती है। स्टेटमेंट आपने अपने जहन से जो कॉन्सेप्ट समझ आया, जो लॉ समझ आया, आपने खुद डिफाइन करना है अपने अंग्रेजी जुबान में। ये आपका लॉ कहता है कि मेरे पास जो भी पावर होगी लिखी हुई किसी भी नंबर या वेरिएबल के ऊपर, वो वेरिएबल या नंबर अपने ही आप से उतनी दफा मल्टीप्लाई होगा। अगर a की पावर 3 है तो इसका मतलब ये है कि a अपने ही आप से 3 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, a की जगह में कोई नंबर लेता हूं, एग्जाम्पल की हेडिंग डाल के आपने एग्जाम्पल्स देनी है। मेरे पास 2 की पावर 4 है, तो इसका मतलब 2 अपने ही आप से 4 दफा मल्टीप्लाई होगा। तो 2 आपस में अपने ही आप से मल्टीप्लाई होगा 4 टाइम्स। इसका मतलब ये होता है पावर जो होती है वो डिफाइन करती है कि आपके पास लेट सपोज x की पावर 2 है, तो x अपने ही आप से 2 दफा मल्टीप्लाई होगा। तो जितनी पावर होगी उतने टाइम्स आप उस नंबर या वेरिएबल को मल्टीप्लाई करेंगे। यहां तक किसी हुई कंफ्यूजन? अब आपके पास एट्थ लॉ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आपको पैटर्न समझ आ चुका है। एट्थ लॉ कहता है कि अगर मेरे पास कोई दो डिफरेंट बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनके ऊपर पावर एक कोई कॉमन है, ठीक है, दोनों की पावर सेम है, तो आप दोनों की पावर को इंडिविजुअली उन बेसिस के ऊपर लिख सकते हैं। यानी कि मेरे पास अगर x और y दो वेरिएबल हैं, दो नंबर्स हैं, कुछ भी हैं, इनके ऊपर दोनों के ऊपर सेम पावर है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास अगर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से और दोनों के ऊपर पावर 2 है, तो इसका मतलब ये है कि 3 के ऊपर भी पावर 2 है, मल्टीप्लाई बाय 5 के ऊपर भी पावर 2 है। तो अगर कोई दो नंबर या दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई होंगे और उनके ऊपर पावर सेम होगी, तो ब्रैकेट जब सॉल्व करेंगे आपके पास वो जो पावर दोनों के ऊपर थी वो इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर आ जाएगी। तो x के ऊपर पावर अगर n है और y के ऊपर भी पावर n है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों आपके पास ओपन हो जाएंगे इस तरीके से। ये आपके पास एट्थ लॉ है। इसी को उल्टा करते हैं, आपका नाइन्थ लॉ बन जाएगा कि अगर दो डिफरेंट बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हैं लेकिन दोनों की पावर सेम मल्टीप्लाई हो रही है उनके साथ,
तो आप इन दोनों की पावर को कॉमन लेके लिख सकते हैं। आपके पास दो डिफरेंट बेसिस हैं लेकिन दोनों की पावर सेम है, तो आप इन दोनों की पावर को कॉमन लेके ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे और ब्रैकेट के अंदर दोनों डिफरेंट बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। आप यही ऊपर वाली एग्जांपल ले लें या कोई नई एग्जांपल ले लें। फॉर एग्जांपल आपके पास है 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3, तो दोनों की पावर 3 सेम है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 होल पावर 3 आप लिख सकते हैं। तो आपने क्या किया, दोनों पावर सेम थी तो उनको एक दफा होल ब्रैकेट करके लिख दिया। ये आपका 9th लॉ है। अब आपके पास ये 8 और 9th लॉज बेसिकली मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड थे। अब 10th और 11th लॉज डिवीजन से रिलेटेड है। 10th लॉ आपका क्या कहता है कि आपके पास अगर कोई भी दो सेम बेसिस लेकिन हैविंग डिफरेंट पावर्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं, ऊपर क्या था, दो डिफरेंट बेसिस हैविंग सेम पावर, यहां पर क्या है, दो सेम बेसिस हैविंग डिफरेंट पावर्स आपस में अगर डिवाइड हो रहे हैं तो जो डिनोमिनेटर वाली बेस की पावर है वो ऊपर वाली बेस की पावर से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। यानी कि आपके पास ऊपर जो न्यूमरेटर में बेस था a फॉर एग्जांपल, इसकी पावर थी x, डिनोमिनेटर में सेम आपके पास बेस a था उसकी पावर थी y। बेस सेम है लेकिन आपके पास पावर डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 की पावर 5 डिवाइड अगर हो 3 की पावर 2 से, तो मैं इसको लिख सकता हूं 3 की पावर 5 माइनस 2। तो आपके पास 10th लॉ ये कहता है कि अगर आपकी बेसिस सेम है और उनकी डिफरेंट पावर्स हैं तो जो डिनोमिनेटर में पावर है वो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी न्यूमरेटर की पावर से। 11th लॉ एज इट इज तो नहीं लेकिन काफी हद तक सिमिलर है। अगर आपके पास दो डिफरेंट बेसिस आपस में डिवाइड हो रही हैं लेकिन इनकी पावर सेम है, तो आप इसमें होल ब्रैकेट में पावर एक दफा कॉमन लेके बाहर लिखेंगे और जो बेसिस हैं डिफरेंट वो आपस में डिवाइड होंगी, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपका 8 और 9th। तो इस तरह आपके पास 9th लॉ था कि दो डिफरेंट बेसिस आपस में सेम पावर मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पर क्या है, दो डिफरेंट बेसिस आपस में सेम पावर डिवाइड हो रही है, तो आपका डिवीजन ही होगा लेकिन होल पावर आपकी एन आ जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई भी एग्जाम्पल ले लें। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर अगर 7 की पावर 5 है डिवाइड हो रहा है 3 की पावर 5 से, तो आपके पास 7/3 होल पावर 5 लिखा जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास ये 11th लॉ हो गया। अब यहाँ पर हमने 11 लॉज तक काम कर लिया, इनकी तरतीब आगे पीछे ही है, कोई मैं आपको प्रॉपर उस पैटर्न से नहीं करवा रहा, जो जहन में आ रहे हैं जो मेरे पास कहीं पे इधर उधर लिखा हुआ है वो मैं सारे उठा के आपको दे रहा हूँ। इसके कोई प्रॉपर स्टैंडर्ड से नहीं काम हो रहा, हमारे पास ये सारे लॉज हैं, आगे पीछे हो सकते हैं। तो आपको ये याद भी आगे पीछे करके ही करने हैं, ऐसा नहीं कि आप इसको रटने बैठ जाएं कि 6 नंबर पे यही लॉ था, 10 नंबर पे यही लॉ था। आपको जो याद हो गया आप उसकी नंबर अपने लिहाज से कर सकते हैं। एग्जाम में अगर मैं पूछता हूं कि आपको फॉर एग्जांपल 10 लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट बताने हैं, तो 10 लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट आप अपनी मर्जी से बता सकते हैं, आपके पास ये आगे पीछे हो सकते हैं। अब चलते हैं 12th लॉ की तरफ। ये सारे क्योंकि नंबरिंग मैंने खुद दी हुई है, कोई इसकी स्पेसिफिक नंबरिंग नहीं है। 12th लॉ आपके पास कहता है, जिस तरीके से आपके पास ये वाला लॉ डिवाइड हो रहा है, अगर मेरे पास दो वैल्यूज या दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो जिनकी बेस सेम हो लेकिन पावर डिफरेंट हो, अगर मेरे पास दो बेसेस सेम आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं जिस तरह यहाँ पर डिवाइड हो रही थी और उनकी पावर्स डिफरेंट हैं जिस तरह इस वाले लॉ में थी, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, बेस एक दफा लिखेंगे और जो पावर है उसे ऐड कर देंगे। जब डिवाइड हो रहा था तो डिनोमिनेटर वाली पावर ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो रही थी, तो जो आपके पास दूसरी पावर है वो पहले के अंदर ऐड हो जाएगी, तो x प्लस वाई पावर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं यहाँ पर कहता हूँ कि 5 की पावर 3 है मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 4 है, तो आप इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3 प्लस 4। तो जब भी आप कहेंगे कि मेरे पास दो सेम बेसिस
लेकिन डिफरेंट पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो उनकी पावर्स मैं ऐड कर दूंगा और बेस को एक दफा लिखूंगा। तो आपने यहाँ पर जिस तरीके से ए 2 दफा लिखा था, दोनों की डिफरेंट पावर्स थी, आपने उसको एक दफा लिखा और पावर को ऐड कर दिया। सिमिलरली 5 आपके पास है, कोई भी नंबर ले लें, आपके जो भी नंबर है वो एक दफा और उसकी पावर आपस में ऐड हो जाएंगे अगर सेम पावर है। अब 13 लॉ के ऊपर आते हैं। 13th लॉ आपके पास कहता है कि अगर मेरे पास x और y दो डिफरेंट बेसिस हैं, दो डिफरेंट वेरिएबल्स या नंबर्स हैं, लेकिन इनके ऊपर जो पावर है वो नेगेटिव है, तो आप इनको रेसिप्रोकल ले लें, आप दोनों की जगह उलट दें, आप y अपॉन एक्स कर दें, तो पावर अपने आप पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर होता 3/2, इसकी पावर होती -3, तो अब इसको मैं 2/3 अगर लिखूंगा तो इसकी पावर हो जाएगी +3। तो आप क्या करते हैं, इसके अंदर अपनी वैल्यू को रेसिप्रोकल करते हैं। तो जब आप किसी भी वैल्यू को रेसिप्रोकेट करेंगे, जैसे यहाँ पर आपने किया था, आपने अपनी वैल्यू को उलट दिया तो पावर शिफ्ट हो गई फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव या पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो उसी तरीके से जब आपने यहाँ पर अपनी वैल्यूज को ब्रैकेट के अंदर ही उलट दिया, तो अब आपकी जो पावर है वो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। जल्दी से इसको रिकॉल करते हैं। आपने 10th के अंदर पढ़ा कि आपके पास सेम बेस थी और पावर डिफरेंट थी, तो आपका जो डिनोमिनेटर है उसकी पावर ऊपर न्यूमरेटर की पावर से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके पास 3 सेम बेस है, a की पावर 5 और a की पावर 2 डिफरेंट आपकी पावर्स हैं, तो आपके पास 3 की पावर 5 - 2 लिखा जा सकता है। इसी की तरह आपको मैंने 12th लिखवाया, उसके अंदर आपके पास सेम बेसिस हैं लेकिन आपके डिफरेंट पावर्स और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आप क्या करते हैं, बेस एक दफा लिखते हैं और जो पावर्स हैं उन्हें ऐड कर देते हैं। यानी कि आपके पास फॉर एग्जांपल 5 बेस सेम है दोनों तरफ, लेकिन दोनों की डिफरेंट पावर्स हैं। आपने 5 एक दफा लिखा और दोनों पावर्स को ऐड कर दिया। इसी तरीके से आपके पास ये लॉ कहता है कि अगर मेरे पास दो डिफरेंट बेसिस हैं लेकिन दोनों की पावर सेम है, जैसे कि आपके पास ये 9th में था, दो डिफरेंट बेसिस थी लेकिन पावर सेम थी, ऊपर आपके पास ये मल्टीप्लाई हो रहा था और ये आपका डिवाइड हो रहा है। तो जब भी दो डिफरेंट बेसिस हैविंग सेम पावर आर डिवाइडिंग विद ईच अदर, तो आपके जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की पावर सेम, हम उन्हें कॉमन लिख के एक दफा ब्रैकेट में एक जगह लिख देते हैं और जो वैल्यूज थी, जो बेसिस थी आपस में, वो एज इट इज डिवाइड होंगी। फॉर एग्जाम्पल 7 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 5, दोनों में आपके पास पावर सेम है और दोनों डिवाइड हो रहे हैं। आपने 5 दोनों में से खींच के एक दफा कॉमन लिख दिया यहाँ पर और ब्रैकेट के अंदर इनको आपस में डिवाइड कर दिया। इसी तरीके से आपके पास 13th लॉ अभी हमने सीखा कि अगर मेरे पास दो डिफरेंट बेसिस हैं और उनके ऊपर पावर नेगेटिव है और अगर आपको पावर को पॉजिटिव कन्वर्ट करना है, तो आपको अंदर जो दोनों वैल्यूज हैं जो डिवाइड हो रही है उनको रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा, दोनों को उलटना पड़ेगा, तो आपकी पावर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 3/2 की पावर होल पावर -3 है, आपने क्या किया, इसको 2/3 की होल पावर +3 में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके से आपका ये 13th लॉ था। अब जल्दी से आ जाए अपने 14th लॉ की तरफ। अब 14th लॉ आपसे कहता है कि मेरे पास कोई भी बेस है, उसकी पावर कोई भी हो सकती है XYZ, लेकिन उसके ऊपर एक और होल पावर है Y। एक बेस है जिसकी पावर x है, बेस A है, पावर उसकी x है, उसकी होल पावर y है। तो आपके पास इस लॉ के मुताबिक जो पावर है वो आपस में मल्टीप्लाई होगी। पीछे आपके पास क्या था, आपके अगर बेस और पावर इस तरीके से नहीं थी, सिंपल अलग अलग थी, तो पावर्स ऐड हो रही थी। यहाँ पर देखें, आपके पास दो सेम बेसिस थी लेकिन पावर डिफरेंट थी, ऐड हो रही थी। लेकिन इस लॉ में आपके पास बेस एक है, उसकी कोई ना कोई पावर है और इस पूरे के ऊपर होल पावर है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर है, लेट सपोज 2, उसकी पावर 3 है और उसकी होल पावर 4 है। तो इसको आप ओपन कैसे करेंगे, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 4। तो आपकी जो बेस है वो एज इट इज रहेगी, जो आपकी अंदर वाली पावर थी वो बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी।
तो ये आपके पास सिंपल सा लॉ है, इसको आप कोई भी नाम देना चाहे दे दें। यहाँ तक हमने 14 लॉ सारे पढ़ लिए हैं। अब 15th लॉ आपके पास कहता है, जिस तरीके से ये था उसी तरीके से आपके पास 15th लॉ के मुताबिक आपकी कोई भी बेस है, इसकी कोई भी पावर है और इस पावर की अपनी पावर है। तो आपके इस तरीके के सवालात जब भी आएंगे तो आप बेस को, जाहिर वो तो एक ही दफा है, लेकिन पावर की अपनी पावर है। तो पावर अगर फॉर एग्जांपल पावर की पावर अगर 3 है तो पावर अपने ही आप से 3 दफा मल्टीप्लाई होगी। अगर पावर की अपनी पावर 5 होती तो पावर अपने आप से 5 दफा मल्टीप्लाई होती। एक तो था कि आपके पास जो भी नंबर है उसके ऊपर पावर है, तो वो नंबर अपने आप से उतनी दफा उस पावर के मुताबिक मल्टीप्लाई होगा। इसी चीज को उठा के मैंने इधर अप्लाई कर दिया तो पावर की पावर बन गई, ठीक है, पावर ऑफ पावर। तो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कोई नंबर होता, लेट सपोज मेरे पास 2 एक नंबर है, इसकी पावर 3 है और 3 की पावर 4 है। एक पावर आपकी, एक वैल्यू आपकी 2 है, उसकी पावर 3 है और 3 की अपनी पावर 4 है। तो मेरे पास 2 तो एज इट इज लिखा जाएगा, लेकिन जो 3 है इसको मैं 4 दफा अपने ही आप से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये आपका 15th लॉ कहता है। अब यहाँ दोनों में फर्क आपको महसूस करना है कि इस लॉ के अंदर आपके पास बेस की पावर थी कोई और इस पूरी वैल्यू के ऊपर एक पावर थी, लेकिन इस वाले लॉ के ऊपर आपके पावर के ऊपर पावर है, इस बेस के ऊपर ये पावर नहीं है। ठीक है, दोनों में मामूली सा फर्क है, लेकिन दोनों का कॉन्सेप्ट डिफरेंट हो जाता है कि ये जो आपके पास पावर है वो इस पावर से मल्टीप्लाई डायरेक्ट हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर ये जो पावर है ये इसकी अपनी पावर है। 2 से इस 4 का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन 3 और 4 के आपस में जाहिर पावर की पावर है। तो ये 3 इस 2 की पावर है और ये 4 इस 3 की पावर है। तो 3 की पावर 4 आप वैसे ही ओपन करेंगे जैसे आपने इस लॉ में सीखा। तो आपके पास अगर यहाँ 3 की पावर 4 है तो इट मीन्स कि 3 अपने ही आप से 4 दफा मल्टीप्लाई होगा। तो जो भी यहाँ पर पावर आएगी दैट विल बी 2 की पावर। ठीक है, तो आपके पास 15th लॉ यही कहता है कि कोई भी बेस है उसकी कोई भी पावर है और उस पावर की अपनी एक पावर है, पावर ऑफ पावर इसको हम नाम देते हैं। तो आपके पास यहाँ पर जो पावर है वो उतनी दफा अपने आप से मल्टीप्लाई होगा। अगर पावर 5 होती तो 5 दफा मल्टीप्लाई होता, 10 होती तो 10 दफा आपके जो पावर है मल्टीप्लाई होती, लेकिन आपका जो बेस है वो एक ही दफा लिखा जाता है। ये आपका लॉ नंबर 15 है। तो बस यहाँ पर आपके पास मैंने 15 लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। अब आपके 5 और मुझे डिस्कस करने हैं, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। एक्सरसाइजेस इसके आगे वाली बहुत छोटी सी हैं, एक्सरसाइज 1.3 और 1.4 एक ही वन गो में हम करेंगे। तो ये सारा काम यहाँ तक जो भी अभी तक हमने डिस्कस किया और कल की क्लास तक हम डिस्कस करेंगे, वो सारा आपने अपने रजिस्टर में प्रॉपर फेयर नोट और जो आपका होमवर्क वगैरह का पैटर्न है उस लिहाज से करना है। और कल की क्लास में जब आप आएंगे तो उसमें आपको ये सारे लॉज याद होने चाहिए, क्योंकि इसकी बेसिस पे आगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको वहां पर मैं ये डिटेल कॉन्सेप्ट नहीं समझाऊंगा कि वहां पर कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा था और वहां पे क्या हो रहा है। आपको ये सब याद होगा तो ऑटोमेटिकली आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा, वरना आप परेशान रहेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा यहाँ पर ये जो स्टेप किया ये क्यों किया। तो उसके लिए ये लॉज आपको सारे याद करने हैं। अस्सलाम वालेकुम क्लास। ये 15 लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किए हैं। अब नेक्स्ट आपका 16 से ऑनवर्ड पैटर्न हुई है। जिस तरीके से ये 15 आपने किए होंगे अपने रजिस्टर में, पहले आपने उसको हेडिंग खुद से लिखनी है जो भी आपका जहन का है, फिर आपने जो कॉन्सेप्ट सीखा उसको डिफाइन खुद करना है। उसके बाद जो आपका 16th लॉ है वो कहता है कि जब भी आपके पास अंडर रूट में कोई भी वैल्यू दी जाए, कोई भी नंबर या वेरिएबल होगा, तो इसका मतलब ये है कि उसकी पावर 1/2 होगी। तो जो रूट हम लगाते हैं, रूट का मतलब है अगर मैं उसको इन टर्म्स में लिखूं कि आपके पास पावर क्या होगी, जैसे आपके पास कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब उसकी पावर 1 है, लेकिन अगर यहाँ पर रूट लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि उसकी पावर 1/2 हाफ है। तो आपके पास ये एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर एक नंबर है 2 ले लें फॉर एग्जाम्पल, तो इसका मतलब ये है कि 2 की पावर 1/2 होगी। अगर मेरे पास कोई और नंबर है, लेट सपोज अंडर रूट x का क्यूब, तो इसका मतलब मेरे पास x क्यूब की पावर
1/2 होगी। ठीक है, तो आपके पास ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, 16th नंबर हमने इसको दिया है। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन। अब इसी से मिलता जुलता आपके पास नंबर 17th है कि अगर मेरे पास अंडर रूट है लेकिन यहाँ पर कोई नंबर लिखा हुआ है और रूट के अंदर कोई ना कोई वैल्यू है, तो जो रूट के अंदर वैल्यू है, जिस तरह यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू है उसी तरह ये भी वही वैल्यू है, कोई भी नंबर कोई भी वेरिएबल हो सकता है, लेकिन रूट के इधर छोटा सा एक नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर को हम कहते हैं इंडेक्स, और ये वाला जो आपके ए है ये कहलाता है रेडिकेंट। तो ये जो आपका ए है इसकी पावर होगी 1/n। अगर यहाँ पर नंबर नहीं मेंशन तो इट इज अंडरस्टूड यहाँ पर इंडेक्स की जो वैल्यू है वो 2 है, यानी कि ए की पावर 1/2 लिखी जाएगी अगर कोई नंबर मेंशन नहीं है तो। लेकिन अगर कोई नंबर मेंशन है, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई आपका नंबर 3 मेंशन है, 2 की पावर क्या हो जाएगी 1/3। या फिर आपके पास यहाँ पर फॉर एग्जांपल 4 मेंशन है और अंडर रूट आपका एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर की पावर हो जाएगी 1/4। तो जो भी आपके पास रूट के बाहर छोटा सा नंबर लिखा होगा वो नंबर कहलाता है इंडेक्स, और आप उसको अगर एक्सपोनेंशियल या वेरिएबल के साथ लिखना चाहेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो वो 1 करके इंडेक्स लिखा जाएगा। अगर n है तो 1/n, कोई भी नंबर है 3 4 या कोई भी आपका वो 1/3 या 1/4 करके लिखा जाएगा। ये आपके पास 17th लॉ है। अब 18th नंबर पे आ जाएं। आपके पास 18th लॉ कहता है कि अगर मेरे पास कोई भी दो रूट के अंदर वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, आप एक ही रूट के अंदर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल √2 मल्टीप्लाई हो रहा होगा √3 से, तो मैं एक ही दफा रूट लिखूंगा और अंदर 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से। ये आपके पास लॉ नंबर 18 है। इसी से मिलता जुलता लॉ नंबर 19 आपसे कहता है कि अगर मेरे पास दो वैल्यूज आपस में रूट की डिवाइड हो रही हैं तो आप एक बड़े से रूट के अंदर दोनों को आपस में डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल ऊपर वाले की तरह। तो इसमें भी अगर आप एग्जांपल लेते हैं कि आपका √4 डिवाइड हो रहा है √5 से फॉर एग्जांपल, तो आप एक बड़े से अंडर रूट में 4/5 करके लिख सकते हैं। ये आपके पास 19th लॉ है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अब लॉ नंबर 20 के अंदर आपसे कहा गया है कि जब भी अंडर रूट में दो एक जैसे नंबर या वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो आप उनको रूट से बाहर निकाल के एक दफा लिखेंगे। तो ये आपका अगर पेयर में है, पेयर का मतलब दोनों एक जैसी वैल्यूज हैं, तो दोनों में से आप एक वैल्यू को बाहर लिखेंगे और रूट खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास अंडर रूट में 2 × 2 हो रहा होता तो मैं उसको बाहर 2 एक दफा लिख देता, या फिर मेरे पास अंडर रूट के अंदर x × x होता तो मैं एक दफा x को बाहर लिखता। अभी जो 18, 19 और 20 लॉज हैं इनके पीछे की साइंस समझ लें, इसके पीछे कैलकुलेशन समझ लें। आपके पास 18 के अंदर किस तरह से कहा गया कि दोनों आपके जब रूट मल्टीप्लाई होंगे तो एक दफा आप लिख सकते हैं। आपने लॉ पढ़ा है, अगर आप गौर करें अपने लॉ नंबर फॉर एग्जांपल इधर देखें, आपको लॉ नंबर 9 है, इसके मुताबिक a की पावर 1/2 है मल्टीप्लाई बाय b की पावर 1/2 है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ नंबर 9 ये चीज आपकी प्रूव हो जाती है। ठीक है, इसी तरीके से 19th में अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पर √a, इसको डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, a की पावर 1/2 है डिवाइड बाय b की पावर 1/2 है। तो अपने लॉ नंबर 10 में देखें क्या ये चीज प्रूव हो जाती है जो आपने पीछे लॉ पढ़ा उसके मुताबिक। तो वही चीज आप लिख रहे हैं, अंडर रूट आपके पास क्या होता है, अगर पावर आपने बना दी तो 1/2, पावर हटा दें तो आपके पास अंडर रूट इस तरीके से लिखा जाएगा। ये जो पीछे लॉज पढ़े वही सारे लॉज यहाँ पर भी अप्लाई हो रहे हैं। इसी तरीके से आपके पास जो 20th है इसमें आपको कहा है कि अंडर रूट अगर a × a है तो इसका मतलब √a² हो जाएगा। ठीक है, अगर दो एक जैसी वैल्यूज हैं तो इसका मतलब आपके पास पावर ऐड हो जाएंगी। आपके पास 1 + 1 क्या होता है 2, तो a²। आपने पढ़ा है कि a² की पावर 1/2। क्या आपके पास यहाँ पर लॉ नंबर देखें 14, ये नहीं बना हुआ। तो जब आपके पास a² मल्टीप्लाई होगा 1/2 से, 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या आंसर है a की पावर 1, और a की पावर 1 हम नहीं लिखते तो आपके पास ये चीज प्रूव हो गई। ठीक है,
तो इस तरीके से आपके पास ये सारे लॉज पीछे जो आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े उनकी मदद से प्रूव भी हो रहे हैं। अब यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन? अब हम यहाँ पर आपके 20 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम इसको यहीं तक रखेंगे। 20 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट एक दफा रिवाइज कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं। पहला लॉ कहता है कि आपके पास किसी भी वेरिएबल या नंबर की पावर अगर 0 होगी तो उसका आंसर 1 के बराबर आएगा। दूसरा कहता है कि किसी भी नंबर या वेरिएबल की पावर नेगेटिव होगी तो आप उसको 1 करेंगे तो उसकी पावर पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगी, यानी आप उसको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दें तो आपके पास जो पावर है उसका साइन चेंज हो जाएगा। अब यही बात आप इसको उल्टा भी पढ़ सकते हैं कि अगर मेरे पास कोई भी वैल्यू है जिसकी पावर पॉजिटिव है, उसको मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। इसी तरीके से इससे मिलता जुलता लॉ है कि अगर आपके पास कोई भी नंबर वेरिएबल है जिसकी पावर नेगेटिव है, आप 1 वो वैल्यू लें, वो बेस लें और होल ब्रैकेट आप पॉजिटिव कर सकते हैं। अब ये क्यों कर सकते हैं? क्योंकि आपने पढ़ा कि जब आप इसको 1/a की पावर प्लस एन करेंगे तो 1 की पावर भी प्लस एन लिखी जा सकती है, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 1000 हो, एन नंबर हो कोई भी, तो वो 1 ही हमेशा रहेगा। और जब दोनों की पावर सेम होंगी तो आपके पास इसको डायरेक्ट लिखा जा सकता है अकॉर्डिंग टू दिस रूल। तो बहरहाल इसके बाद आपने पढ़ा कि आपके अगर कोई भी नेगेटिव बेस है, उसकी पावर अगर इवन नंबर है तो आपका जो नेगेटिव साइन है वो कन्वर्ट हो जाता है प्लस पॉजिटिव साइन में, और जो आपकी बेस थी उसके ऊपर वही इवन नंबर में जो पावर थी 2 4 6 कुछ भी, वो लिखी जा सकती है। सेम गोज विद दिस वन, यहाँ पर आपके पास नेगेटिव बेस है लेकिन अब ऑड नंबर है पावर की, तो अब आपके पास जो साइन है वो नेगेटिव ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, और आपके पास जो बेस के ऊपर पावर है वो एज इट इज लिख दी जाएगी। ये सारा कुछ हम डिटेल में प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। 6 आपके पास कहता है कि अगर आपको खाली एक नंबर या वेरिएबल दे दिया गया तो इट इज अंडरस्टूड कि उसकी पावर 1 है। अगर उसकी पावर मेंशन नहीं है तो इसका मतलब उसकी पावर 1 है। 7 कहता है कि अगर आपके पास कोई भी पावर गिवन होगी किसी भी नंबर वेरिएबल की तो वो नंबर, वो वैल्यू अपने ही आप से उतनी दफा मल्टीप्लाई होगा जितनी उसकी पावर मेंशन है। अगर 3 है तो 3 टाइम्स अपने आप से मल्टीप्लाई होगा, 4 है तो 4 टाइम्स, 5 है तो ए अपने ही आप से 5 दफा मल्टीप्लाई हो जाता। 8 आपसे कहता है कि अगर आपके पास कोई दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और इसके होल पावर कोई एक है इन दोनों के ऊपर, ब्रैकेट के ऊपर दोनों की कॉमन है पावर, तो आप उस पावर को इंडिविजुअल वैल्यूज के ऊपर ब्रेक करके इक्वल अमाउंट लिख सकते हैं। यानी कि अगर दोनों के ऊपर आपकी होल पावर n थी तो x की पावर n होगी और y की भी पावर n ही होगी, दोनों की पावर चेंज नहीं होगी। इसी को उल्टा पढ़ लें कि अगर आपके पास दो वैल्यूज हैं, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और दोनों की पावर सेम है, जब दोनों की पावर सेम होगी तो आपके पास उस दोनों की पावर को एक दफा कॉमन लिखा जा सकता है। आप उसको ब्रैकेट में बाहर छोटा सा एक कॉमन पावर ऊपर लिख देंगे और दोनों नंबर्स, दोनों वेरिएबल्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। नेक्स्ट आपका जो काम अभी आपने 9 के लिए किया वही काम आप 10 के लिए कर रहे हैं कि अगर आपके पास दो वैल्यूज हैं जिनकी पावर सेम है और आपस में डिवाइड हो रही हैं तो आप दोनों की पावर एक दफा ब्रैकेट में बाहर कॉमन लिख देंगे और अंदर दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर देंगे। अब क्योंकि अभी तक हम बात कर रहे थे कि सेम पावर होगी, अब हम बात कर रहे हैं अगर सेम बेस होगी लेकिन डिफरेंट पावर्स होंगी। अब अगर सेम बेस है लेकिन डिफरेंट पावर्स हैं और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप बेस एक दफा लिखेंगे और दोनों की पावर्स को ऐड कर देंगे। सिमिलरली अगर दोनों डिवाइड हो रहे हैं, दोनों बेस आपकी सेम है, डिवाइड हो रही है लेकिन पावर्स डिफरेंट है, तो आप डिनोमिनेटर की पावर ऊपर ले जाके माइनस कर देंगे न्यूमरेटर की पावर से। नेक्स्ट आपका कहता है कि अगर आपके दो डिफरेंट बेसिस हैं या दो सेम भी हों, सेम होंगी तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, लेकिन दो डिफरेंट बेसिस हैं उनकी पावर नेगेटिव है और वो दोनों आपस में डिवाइड हो रही हैं बेसिस, तो आप उन दोनों वैल्यूज को उलट दें, रेसिप्रोकल ले लें, तो आपके पास जो पावर है वो डायरेक्टली पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। ये आपका और थर्ड लॉ, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, बस दोनों में फर्क ये है कि इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है और यहाँ पर डिनोमिनेटर में है। अच्छा, एक और बात, अगर डिनोमिनेटर में कुछ ना हो तो इट इज अंडरस्टूड के इसके डिवाइड बाय 1 हो रहा है। ठीक है, 1 हर जगह एग्जिस्ट करता है, अगर नहीं है कहीं तो इसका मतलब वो 1 किसी से भी आप मल्टीप्लाई कर दें, किसी से भी डिवाइड कर दें, आपके पास वो वैल्यू अनचेंज रहेगी, सेम रहेगी। नेक्स्ट पे आ रहे हैं, इसमें आपसे कहा है कि अगर कोई वैल्यू है जिसकी पावर है
और उस पूरी वैल्यू के ऊपर एक और पावर डाल दी जाए, पावर ऑन पावर इसको हम कहते हैं। तो अगर आपके पास पूरी एक वैल्यू है, उसके ऊपर पावर पहले से मौजूद है और इस पूरी वैल्यू के ऊपर एक और पावर आ जाए, जैसे भी हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में भी देखा, तो आपकी दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। और 15 नंबर कहता है कि अगर एक आपकी वैल्यू है, एक बेस है, उसकी कोई ना कोई पावर है, उस पावर की अपनी एक पावर है, पावर ऑफ पावर। तो जब आपके पावर की अपनी पावर है तो जो बेस है वो तो एज इट इज रहेगा, लेकिन जो पावर है वो उतनी दफा अपने ही आप से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ बेसिकली आपने दो लॉस को कंबाइन कर दिया। अब आगे हम लॉस कंबाइन कर रहे हैं, तो y के ऊपर अगर इसकी अपनी पावर है 3, यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा है, यहाँ कोई भी हो सकती है, आप 10 लिख दें, तो 10 अगर यहाँ पावर होगी तो y अपनी आप से 10 दफा मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट आपका कहता है कि अगर अंडर रूट में मेरे पास कोई भी वैल्यू है तो उस वैल्यू के ऊपर पावर 1/2 होगी। इस अंडर रूट का मतलब पावर 1/2 है। और यहाँ पर अगर कुछ मेंशन नहीं है, जैसे नेक्स्ट रूल के अंदर, नेक्स्ट ब्लॉक के अंदर आपको कहा है कि अगर अंडर रूट के बाहर छोटा सा कोई नंबर है, इस नंबर को हम कहते हैं इंडेक्स, और ये जो रूट के अंदर वैल्यू है इसको हम कहते हैं रेडिकेंड। तो आपके पास जो इंडेक्स है, जब आप रूट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास ये जो इंडेक्स है वो 1 करके लिखा जाएगा। अगर यहाँ पर वैल्यू 3 होती तो पावर 1/3 हो जाती, लेकिन अगर यहाँ कुछ मेंशन नहीं है तो इट इज अंडरस्टूड कि इसकी इंडेक्स 2 है, इसकी पावर 1/2 हो जाएगी। और इसी तरीके से नेक्स्ट आपका अभी हमने सीखा कि अंडर रूट ए मल्टीप्लाई अंडर रूट बी, यानी दो डिफरेंट वैल्यूज अंडर रूट के अंदर हैं, दोनों अलग अलग हैं। जब उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रूट एक दफा लिखा जाएगा और जो आपके वैल्यूज थी वो अंदर जाके आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और अगर डिवाइड हो रहे हैं तो आपस में डिवाइड हो जाएंगे। रूट एक दफा लिखेंगे अलग अलग लिखने के बजाय। और लास्ट आपका 20th कहता है कि अगर अंडर रूट में दो एक जैसी वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ शर्त ये है कि दो एक जैसी होनी चाहिए, तो उन दोनों एक जैसी वैल्यू को आप डायरेक्ट कह सकते हैं ये पेयर है, मैं इनमें से एक दफा उस वैल्यू को बाहर लिख सकता हूँ। तो रूट से आपके पास अगर दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं एक जैसी, तो आप उन दोनों को एक दफा बाहर लिख सकते हैं और आपका रूट हट जाएगा। उसके पीछे सारी कैलकुलेशन हम पीछे अभी डिस्कस कर चुके। तो अब यहाँ तक आपको ये पूरे 20 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सारे क्लियर हो गए होंगे, याद होने चाहिए। अब आप नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो ये सारे इस्तेमाल भी हो रहे होंगे, आपको ये सब याद भी होने चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? अब आप सबने ये 20 लॉज अपने रजिस्टर पे प्रॉपर लिखने हैं। अब आपकी एक्सरसाइज 1.3 के अंदर पहला सवाल का है, राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग। अब तक जितने भी हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े उसमें हमने बेस, एक्सपोनेंट, रेडिकल, ये सारी बातें कर करके आपको कॉन्सेप्ट दे दिया है कि इन चीजों का मतलब क्या है। तो अगर आपके पास पहला सवाल जिस तरह से 3 की पावर 4, तो इसमें आपने सोल्यूशन जब करना है तो सबसे पहले आपको बेस मालूम करना है और एक्सपोनेंट दूसरा मालूम करना है। तो आपको देखते ही पता चल जाता है कि आपका यहाँ बेस 3 है, तो आप लिखेंगे बेस इज इक्वल टू 3, और एक्सपोनेंट आपका 4 है तो एक्सपोनेंट इज इक्वल टू 4। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन जितने भी हैं इसके बाकी दोनों पार्ट, 1/2 इज द बेस एंड 3 इज द पावर, और थर्ड पार्ट के अंदर -30 इज द बेस और एक्सपोनेंट इसका 20 होगा। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा है आइडेंटिफाई रेडिकेंड एंड इंडेक्स इन द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट आपसे कहा है कि आपके पास इंडेक्स 3 है यहाँ पर और रूट के अंदर वैल्यू 5 है। तो मैंने आपको बताया है कि जो रूट के अंदर वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं रेडिकेंड, और जो यहाँ पर छोटा सा नंबर गिवन होता है रूट के बाहर वो कहलाता है इंडेक्स। तो आप उसी तरीके से पिछले सवाल के आप लिखेंगे यहाँ पे रेडिकेंड इज इक्वल टू 5 और इंडेक्स इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट आपके जो पार्ट्स हैं उसमें भी इसी तरीके से आपके पास रेडिकेंड सेकंड पार्ट के अंदर है x/y और इंडेक्स यहाँ पर 4 गिवन है। सिमिलरली आपका जो रेडिकेंड है वो x² y z और इंडेक्स इसका 5 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा जा रहा है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपको यहाँ पर रेडिकल फॉर्म गिवन है, इसको आपने कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो फर्स्ट पार्ट आपके पास है अंडर रूट के अंदर 3/4। आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा है कि अगर अंडर रूट के बाहर कोई नंबर नहीं है, कोई इंडेक्स नहीं है, तो इसका मतलब अंडरस्टूड है पावर 1/2 होगी। तो आपने इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म इस तरीके से बना ली, 3/4 की पावर 1/2। सिक्स्थ पार्ट में पहले डिस्कस कर रहा हूँ, फिर आपको वर्बली बाकी समझा रहा हूँ। आपके पास सिक्स्थ पार्ट में कहा है कि आपका क्यूब रूट है, अंदर आपके पास -64 की पावर 2 है।
तो आपने पढ़ा था लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अंदर कि आपके ये जो वैल्यू है -64 की पावर 2, इसको आप लिखेंगे -64 की पावर 2 और होल इसके ऊपर ब्रैकेट आएगी 1/3। आपने मजीद पढ़ा था कि आपके अगर इस तरीके की कंडीशन आ जाए और पावर आपस में एक दूसरे के ऊपर हो, यानी आपकी पावर है वाली वैल्यू है उसके ऊपर होल ब्रैकेट में एक और पावर है, पावर ऑन पावर आप इसको कह रहे थे अगर, तो ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो क्या आंसर आपके पास ये आएगा 2/3। तो आपने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया, बजाय ये सारी कैलकुलेशन करके दिखाने के। आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी थी तो आपने डायरेक्ट कहा कि आपके पास ये जो 3 है जब पावर की फॉर्म में लिखा जाएगा तो 1/3 होगा, और क्योंकि इसके ऊपर अपनी एक पावर है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 होता है 2/3 के बराबर। तो आपके पास इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आई, -64 की पावर 2/3। इसी तरीके से आपका सेकंड पार्ट है, उसके अंदर तो आपका सिंपल सा है, आपके अंडर रूट के अंदर x/y की होल पावर 5 गिवन है, तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, x/y होल पावर 5/2। ये बात क्लियर है। सिमिलरली थर्ड आपके पास है, आपका क्यूब रूट गिवन है, जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आएगी y/x होल पावर -5/3। और फोर्थ पार्ट आपके पावर क्या हो जाएगी 7/3, क्यूब रूट है, अंदर आपके पास yz की पावर 7 है तो yz की होल पावर 7/3। फिफ्थ पार्ट इसी तरीके से 27 की पावर 1 अगर ये 9 लिखा है, हाँ 1/9, तो 27 की पावर 1/9। और 6 मैंने अभी डिस्कस कर लिया। सेवेंथ पार्ट में आपसे कहा है कि क्यूब रूट के अंदर 1/2 की पावर m है, तो 1/2 की पावर m/3 इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगी। 8 आपके पास इसी तरीके से एक्स वाई की पावर 3/5 हो जाएगा आंसर। अब नाइन्थ में आपसे कहा है, नाइन्थ को मैं डिस्कस कर रहा हूं। अब नाइन्थ क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पर 2 रूट्स हैं, रूट के अंदर एक और रूट है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले बाहर वाले रूट को सॉल्व करेंगे। तो बाहर वाले रूट को जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास अंदर जो रूट है वो एज इट इज, और बाहर वाले रूट की पावर आप यहाँ लिखेंगे 1/3। इसी तरीके से अब आप इस अंदर वाले रूट को सॉल्व करेंगे, तो अंदर वाला रूट जब हटाएंगे तो अगर 4/3 की पावर क्या हो जाएगी 1/2 होल पावर इसकी 1/3। और आपने पढ़ा है कि इधर जब आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाए तो इसका मतलब दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो आपका 4/3 होल पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 होगा। तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आएगी, आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी 4/3 की पावर 1/6। क्लियर है यहाँ तक। आपने अपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की मदद से इनको सॉल्व किया और अब आपने इस तरीके से अपना फाइनल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू रेडिकल फॉर्म्स। आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है, आपसे कहा है कि इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो आपके पास रेडिकल फॉर्म इसकी क्या होनी चाहिए। आपने अगर यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पर 1/7 रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऐसा रूट जिसका इंडेक्स 7 होगा, तो 5 का क्यूब अगर है तो आप डायरेक्ट इसको 5 का क्यूब लिख दें, तो आपके पास अंडर रूट के अंदर 5 का क्यूब आएगा। और जो आपके पास पावर 1/7 है, ये 7 रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इंडेक्स है, तो रूट के बाहर जो छोटा सा नंबर इंडेक्स आप लिखते हो 7 लिखेंगे। इसी तरीके से आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, इसकी भी रेडिकल फॉर्म आपको निकालनी है। तो आपके पास 1/3 है, यानी कि इंडेक्स इसका 3 है, और a b की पावर -2 है, तो आपका ये रेडिकल फॉर्म आ गया। क्लियर है यहाँ तक। अब थर्ड क्वेश्चन आपने डिस्कस करना है। यहाँ पे आपके पास सवाल है कि 5/7 के ऊपर पावर 3 और होल ब्रैकेट यानी होल पावर इसकी 5/7 है। आप इधर 5/7 की पावर 3 इसको आप लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 5 और होल पावर 1/7। ये जो 5/7 है आपका, इसको आप 5 इंटू 1/7 लिख सकते हैं। ये 5 अंदर 3 से जाके मल्टीप्लाई होगा, इस 1/7 को मैंने बाहर ही रहने दिया, इसको अंदर नहीं भेजा। तो जब आप इस तरीके से ओपन करेंगे अपनी वैल्यू को, तो आपके पास अब यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर 5/7 की पावर हो जाएगी 15 और होल पावर इसकी 1/7। तो 1/7 का मतलब ये कि इंडेक्स इसका 7 है और रूट के अंदर वैल्यू लिखी जाएगी 5/7 होल पावर 15। तो ये इसकी रेडिकल फॉर्म आएगी, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, या आप इधर रेडिकल फॉर्म लिखेंगे।
अब आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है। इस क्वेश्चन में आपको रेडिकल फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करना पड़ेगा, इसको a अपॉन बी लिखना पड़ेगा, तो पावर जो यहाँ पर माइनस सी ए प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। मजीद आप इसको ब्रेक करेंगे कि अगर मेरे पास a अपॉन बी की पावर प्लस m अपॉन 2 है तो मैं पावर यहाँ m लिखूंगा और बाहर 1/2 लिखूंगा, क्योंकि जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे m मल्टीप्लाई 1/2 तो आंसर यही आएगा m/2। तो अब आपको पता है कि 1/2 ये जब आप रेडिकल फॉर्म लिखेंगे तो रेडिकल फॉर्म के मुताबिक ये अंडर रूट, अब यहाँ पर 2 है तो बाहर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास a अपॉन b की होल पावर m इज द रेडिकल फॉर्म फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है यहाँ तक? चले अब लास्ट वर्बली समझा रहा हूँ। लास्ट आपके पास कह रहा है कि ब्रैकेट के बाहर 1/5 है और अंदर वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, तो आप इसको सिंपल रेडिकल फॉर्म लिख सकते हैं कि आप इंडेक्स देख रहे हैं 5 मौजूद है, तो अंडर रूट इंडेक्स जो बाहर नंबर लिखना है वो 5 और रूट के अंदर ये दोनों ब्रैकेट्स एज इट इज लिख दें, आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 5 की रेडिकल फॉर्म आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करना चाहें तो मर्जी है आपकी, अदरवाइज सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बस यहीं तक आपका, क्योंकि जब सवाल में बोला रेडिकल फॉर्म बताएं तो रेडिकल फॉर्म लिखनी है, जब बोला जाए सिंप्लीफाई करें तो आपको सिंप्लीफाई भी करना है, फिर आप इसको भी आप पावर को ओपन करते हैं अंडर रूट 125 वगैरह लिखते हैं। तो बहरहाल यहाँ पर आपके पास सारा एक्सरसाइज का काम कंप्लीट होता है, एक्सरसाइज 1.3 एंड होती है। ये जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमने पढ़े यही सारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपके अगली 1.4 एक्सरसाइज में भी इस्तेमाल होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आपने जब नई एक्सरसाइज पढ़नी है तो यहाँ तक जितना भी काम आपने कर लिया सब आपको याद होना चाहिए और आपको इसको मेमोराइज करना है, ताकि जब हम एक्सरसाइज पे आए तो आप फिंगर टिप्स पे ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आराम से अप्लाई कर रहे हो, वहां पर आपको ये याद करने की या इसको रिकॉल करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है? क्लियर है यहाँ तक का लेक्चर? किसी हुई कंफ्यूजन?